प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम रेडियो एक्टिविटा का रिमेनिंग पार्ट चैप्टर का वीडियो के रूप में लाए हैं। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हमने रेडियो एक्टिविटा क्या बताई थी? वो पदार्थ जो स्वतः ही विकिरण का उत्सर्जन करते हैं लगातार, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय के नियम क्या है? अब रेडियो एक्टिव डिकेलॉजी से कहते हैं। वो क्या बोलता है? सभी परमाणुओं के नाभिक स्वतः ही विकिरण को उत्सर्जित करते हैं, विघटित होते रहते हैं। तो वो किसके रूप में? अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं। लेकिन अल्फा बीटा क्षय एक साथ नहीं होते। अल्फा बीटा क्षय एक साथ नहीं होते। दूसरी चीज, जब इन रेडियोएक्टिव क्षय होता है, किसी परमाणु के नाभिक से रेडियोएक्टिव क्षय होता है, तो बाह्य परिस्थिति जैसे ताप दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बिल्कुल ही आंतरिक प्रक्रिया है जिस पर बाह्य परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी चीज, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय की दर उसमें उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है या अविघटित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। जो पदार्थ विघटित हो गया उस पर निर्भर नहीं करती। एक सीधा सीधा सा एग्जांपल देता हूं। कोई जंग लड़ी जा रही है, जो शहीद हो गए वो आगे काम नहीं करेंगे। जंग कौन जिताएगा? जो बचे हुए सिपाही हैं वही लड़ेंगे ना आगे। तो इसी तरह किसी पदार्थ का रेडियोएक्टिव क्षय की दर किस पे निर्भर करती है? उसमें उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या पर या अविघटित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। इसके गणितीय रूप में चलते हैं। हमारे पास जब इनिशियल था तो t = 0 पे n0 परमाणु थे। t समय पे हमारे पास परमाणु की संख्या n होगी। ये बचे हुए हैं। जब बिगिनिंग ली तो हमारे पास n0 परमाणु थे, लेकिन t समय में n परमाणु बचे। ये क्या था? dt समय में हमारे पास dn परमाणु विघटित हुए, ये विघटित हुए। तो विघटन की दर dn/dt माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जो बचे हुए परमाणु, n परमाणु बचे हुए ना, तो विघटन की दर में ऋणात्मक चिन्ह क्यों आया? ये ऋणात्मक चिन्ह इसलिए आया कि समय के साथ परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। तो dn/dt किसके बराबर आ गया? माइनस लैम्डा n। लैम्डा को क्या कहते हैं हम? क्षय नियतांक, डिके कांस्टेंट। इसका मात्रक क्या होता है? प्रति वर्ष, प्रति सेकेंड, प्रति मिनट। अब हम कैसे लिख रहे हैं इसे? dn/dt = माइनस लैम्डा dt। समाकलन करने पर लिमिट लेके, तो लिमिट लेके जब समाकलन करेंगे तो n0 परमाणु थे, n बचे हुए हैं, dn/n n ले है ना यहाँ पे, dt उधर लेंगे, dn/n माइनस लैम्डा 0 से tt समय में dt। तो dn/n क्या होगा? log en, लिमिट आ गई n0 से n माइनस लैम्डा। dn/n का इंटीग्रेशन log en हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t। log e n माइनस log e n0 माइनस लैम्डा t माइनस 0। इसे कैसे लिखेंगे फिर? log e n/n0, m माइनस n होता है ना, माइनस लैम्डा टी। अब यहां से log हटाएंगे, ये n/n0 होगा, तो ये जो एक्सपोनेंशियल है इधर चला जाएगा, e⁻ माइनस लैम्डा टी। तो n का मान किसके बराबर हो जाएगा? n0 e⁻ माइनस लैम्डा टी। ये ही क्षय का नियम है। यहां लैम्डा क्या है? क्षय नियतांक है। अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं, किसके लिए?
परमाणु की संख्या n और उसके बीच में t के बीच में, तो हमें ग्राफ ऐसे मिलता है। ये क्षय होता है, एक्सपोनेंशियली डिके होता है। किसी एक पदार्थ के लिए लैम्डा का मान समान रहता है, परंतु मानिए एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है, उसका लैम्डा नियतांक होगा, परंतु दूसरे पदार्थ के लिए लैम्डा का मान भिन्न होगा। ये दिमाग में बिठाना है। तो ये हमने रेडियोएक्टिव क्षय के नियम की उत्पत्ति कर दी। अब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम, अर्धायु। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ को, कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, उसमें जितनी मात्रा है उसकी आधी मात्रा होने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसकी अर्धायु कहते हैं। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अपनी में आधी मात्रा होने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं बेटे? उसकी अर्धायु कहते हैं। अर्ध आयु, टी हाथ से प्रदर्शित करते हैं बेटे इसे। अर्ध आयु, इसे कहते हैं हाफ लाइफ। मान लिया मेरे पास एक पदार्थ है 50 ग्राम। 50 ग्राम से 25 ग्राम होने में कितना टाइम समय लगा? 20 सेकंड लगा। तो उस 25 ग्राम से फिर 12.5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? 20 सेकंड ही लगेगा। कोई पदार्थ, कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ जो विकिरण उत्सर्जित करने लग रहा है, अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक पूरा रेडियोएक्टिव पदार्थ क्षय नहीं हो जाता। अब हम संबंध निकाल रहे हैं, इसे टी हाफ कहते हैं। लैम्डा क्षय नियतांक तथा टी हाफ मतलब अर्धायु में संबंध देखो हमारे पास होता क्या है? सूत्र। हमने सूत्र की व्युत्पत्ति करी, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब अर्धायु के लिए, किसके लिए? अर्धायु के लिए। t इज इक्वल टू टी हाफ पर n कितना बचेगा? n नॉट बाई 2। किसी पदार्थ की आधी मात्रा होने में जितना समय मिल लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। तो n कितना होगा? n नॉट बाई 2, वैल्यू पुट कर दी, n नॉट अपॉन 2, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ 1 बाई 2, 1 अपॉन e की पावर लैम्डा टी हाफ लैम्डा टी हाफ 2। लॉग लेने पर लॉग बेस ई की पावर लैम्डा टी हाफ लॉग बेस E2। ठीक है, तो ये क्या बचेगा? लैम्डा टी हाफ पावर आ जाएगी यहां पे, लॉग m की पावर n, n लॉग m, लॉग बेसी e। ये बेसी को 10 में चेंज करेंगे 2.306 लॉग बेस 10 2। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3026। तो लैम्डा टी हाफ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 1 2.3026। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है बेटे? 0.3010। तो लैम्डा टी हाफ की मान क्या आ गया? 0.693। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ये आपका क्षय नियतांक और अर्धायु में क्या आ गया? संबंध आ गया। हर पदार्थ की अर्धायु अलग अलग होगी, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब आती है सक्रियता, जिसे एक्टिविटी कहते हैं। कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय हो रहा है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर को उसकी सक्रियता कहते हैं। जितना क्षय ज्यादा होगा उतनी सक्रियता ज्यादा होगी।
जितना क्षय कम होगा उतनी सक्रियता कम होगी। किसी रेडिएटिव पदार्थ के क्षय होने की दर को उस पदार्थ की क्या कहते हैं? सक्रियता कहते हैं। सक्रियता, एक्टिविटी, ये कहते हैं ना किसी रेडिएटिव पदार्थ सक्रियता, एक्टिविटी। तो इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी रेडिएटिव पदार्थ के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। एन का मान क्या होता है? एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो डी एन बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा बेटे? एन नॉट बाहर आ गया, डी बाई डी टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी लैम्डा टी माइनस साइन के साथ। तो माइनस एन नॉट, लैम्डा बाहर आ गया, ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी बाई डी टी। तो डी एन बाई डी टी किसके बराबर आ गया बेटा आपका? एन नॉट लैम्डा को हम ए नॉट से भी प्रदर्शित करेंगे, माइनस एन नॉट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये ए हो जाएगा, डी एन बाई डी टी है। इसे ये लिखेंगे, मॉड वैल्यू में क्या हो जाएगा? ये मॉड वैल्यू, मॉड वैल्यू में क्या लेते हैं हम? नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, नेगेटिव साइन हट गया। तो ये क्या आ जाएगा? ए किसके बराबर हो जाएगा? ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जहां ए नॉट की वैल्यू कितनी है? लैम्डा एन नॉट। ठीक है बच्चों, इस सूत्र की व्युत्पत्ति करी, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ की। सक्रियता के मात्रक कितने हैं? सक्रियता के कितने मात्रक है? क्यूरी, पहला मात्रक क्यूरी, दूसरा मात्रक रदरफोर्ड, और तीसरा मात्रक क्या होता है? बैकुरल। क्या होता है? बैकुरल। जो व्यवहारिक मात्रक है, जो व्यवहारिक मात्रक है सक्रियता का, वो तो है क्यूरी, और जो ऐसा ही मात्रक है वो है बैकुरल, और जो अन्य मात्रक है वो कौन सा है? रदरफोर्ड। तो क्यूरी क्या है? किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणा 10 की घात 10 विक्टन प्रति सेकंड हो। यदि किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में 3.7 इंटू 10 की घात 10 विक्टन प्रति सेकंड हो, तो उसकी सक्रियता क्या होगी? एक क्यूरी होगी। यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणा 10 की घात 10 विक्टन प्रति सेकंड हो, तो उस पदार्थ की सक्रियता कितनी होगी? एक क्यूरी। रदरफोर्ड में क्या होता है? यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में कितने 10 की पावर 6 विक्टन प्रति सेकंड हो रहे हैं, विघटन प्रति सेकंड हो रहे हैं, तो उसकी सक्रियता कितनी होगी? एक रदरफोर्ड। यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 10 की पावर 6 विक्टन प्रति सेकंड हो रहे हैं, तो उसकी सक्रियता कितनी होगी? एक रदरफोर्ड। यदि किसी पदार्थ में, रेडियोएक्टिव पदार्थ में 1 विक्टन प्रति सेकंड हो रहा है, विक्टन प्रति सेकंड हो रहा है, तो उसकी सक्रियता क्या कहलाएगी? एक बैकुरल। क्या कहलाएगी? एक बैकुरल। जब कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ क्षय होता है तो उसके कितने मात्रक है हमारे पास? 3। जो व्यवहारिक मात्रक है वो क्यूरी है, और जो एसआई मात्रक है वो बैकुरल है, और जो अन्य मात्रक है रदरफोर्ड। अगर 3.6 गुणा 10 की घात 10 विक्टन प्रति सेकंड हो रहे हैं तो एक क्यूरी, और 10 की पावर 6 विक्टन प्रति सेकंड हो रहे हैं तो एक रदरफोर्ड, और 1 विक्टन प्रति सेकंड हो रहा है तो कितना हो गया? एक बैकुरल। तो इसे हम यूं में लिख सकते हैं 3.7 गुणा 10 की घात 10 बैकुरल। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 6 बैकुरल। एक बहुत सिंपल सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, जो हम न्यूमेरिकल में प्रयोग करेंगे। A = A0 1/2 की पावर n।
दूसरा सूत्र यूज करेंगे, n इज इक्वल टू m नॉट 1/2 की पावर n। n क्या है यहां पे? अर्ध आयु के क्या कितनी है? ये कितनी अर्ध आयु होगी आपकी? 10 अर्ध आयु के बाद कितनी अर्ध आयु है? ये कितनी अर्ध आयु है? एक और सूत्र आएगा, t इज इक्वल टू n इंटू टी आर। इसने कहा 10 अर्ध आयु को कितना समय लगेगा, तो 10 से गुणा कर देंगे। n क्या है हमारे पास? अर्ध आयु। कितनी अर्ध आयु है हमारे पास? अर्ध आयु के पास कितना है? अंत ये क्या है? n अर्ध आयु के पश्चात में, n अर्ध आयु में विघटन का समय। राइट। अब हम बात करेंगे रेडियोएक्टिव क्षय की सांख्यिकीय प्रकृति। रेडियोएक्टिव क्षय की सांख्यिकीय जानते हैं आप? स्टैटिस्टिकल होती है सांख्यिकीय प्रकृति। क्या होती है सांख्यिकीय प्रकृति? स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ द रेडियोएक्टिव डिके। हमें पता है एक पदार्थ क्षय हो रहा है, उसमें 10 परमाणु क्षय हो रहे हैं लगातार, 10 9 10 9 10 9। लेकिन एक पदार्थ में बहुत सारे होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। कौन सा परमाणु कब क्षय होगा नहीं पता। वो अभी हो जाए 1 सेकंड के अंदर, 1 घंटे के अंदर हो जाए, 1 महीने के अंदर हो जाए, 1 दिन के अंदर हो जाए, या 1 साल में हो, या कई हजारों साल तक ऐसे ही पड़ा रहे। एक पर्टिकुलर परमाणु को हम नहीं कह सकते कब क्षय होगा, लेकिन उस पदार्थ में इतने परमाणु प्रति सेकंड क्षय होगा या प्रति मिनट क्षय होगा, वो निश्चित है। इसे कहते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ की सांख्यिकीय प्रकृति। मतलब एक पदार्थ है, उसमें एक परमाणु की बात करते हैं, फिर बता रहा हूं कि वो कब क्षय होगा, कुछ नहीं पता कब क्षय होगा। 1 सेकंड में हो जाए, 1 मिनट में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 1 साल में हो, हजारों साल तक ना हो। परंतु परमाणु जो पदार्थ में जितने परमाणु विघटित हो रहे हैं उनकी संख्या निश्चित होती है, वो सांख्यिकीय प्रकृति कहलाती है। एक चीज आती है हमारे पास, वो चीज आती है हमारे पास कि आपकी एक औसत आयु, रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु, औसत आयु, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ क्या होता है? 1/λ होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे आपकी? 1.44 टी हाफ। ये ऊपर आ जाएगा टी हाफ। तो ठीक है, तो ये सूत्र मिल गया आपको रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु के लिए। वैसे तो हम इसे करते हैं कि सभी परमाणु जितने हैं उनका कुल समय, सभी परमाणुओं की आयु का योग बटे कुल परमाणु की संख्या से भाग कर दें तो हमें औसत आयु मिल जाती है। मतलब सभी परमाणु की आयु का योग डिवाइडेड बाय कुल परमाणुओं की संख्या, तो हमें क्या दे देगा? वो औसत आयु दे देगा। लेकिन सिंपल रूप में कि जो क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? औसत आयु कहते हैं। बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। हमने रेडियोएक्टिव पोर्शन पूरा कर लिया है। और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज भेजिए। कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है किसी वीडियो में, या कोई नया टॉपिक समझना है, मेरे को मेल कर दीजिए बेटे, मैं उसमें आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।